बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। बहुत इजी टॉपिक है और ये इधर ही बस एक डायग्राम की तरफ हम देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। बहुत इजी और आसान टॉपिक है। तो इसके सबसे पहले हम नाम की तरफ देखते हैं, क्या नाम है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? तरीका। मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? तरीका। किसका? एंजाइम एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम। एंजाइम के काम करने का हमने तरीका देखना है, यानी काम किस तरह करता है एंजाइम वो देखना है। तो मोस्ट एंजाइम, ज्यादातर एंजाइम्स आर फार। इस फार का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। इस फार का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। लार्ज यानी बड़े, यानी बहुत ज्यादा बड़ा। मोस्ट एंजाइम, ज्यादातर एंजाइम फार लार्जर, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। क्या? प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो से हमारे पास ज्यादातर एंजाइम है ये बहुत बड़े जो से प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। देन किसकी निस्बत? द सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट के देव एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब जिन पर ये अमल करें, यानी जिन पर काम करें, उन सबस्ट्रेट की निस्बत एंजाइम जो सा होता है ये ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है प्रोटीन का। तो इधर हमें ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, जो सा एंजाइम है इसका साइज बड़ा होता है और जो सा सबस्ट्रेट होता है उसका छोटा होता है। अगर हम इधर डायग्राम बना भी लें तो ये हमारे पास किसकी है? एंजाइम की। फर्ज कर लो हमने एक डायग्राम बना ली। अब ये सारा क्या है? एंजाइम है और प्रोटीन से बना हुआ ये तो हमें पता है। और ये क्या? लार्ज है। अब इधर फर्ज कर लो इसका ये क्या है? सबस्ट्रेट, जिसको इसने किस में कन्वर्ट करवाना है? प्रोडक्ट में। ये इसका क्या है? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का साइज इधर क्या है? छोटा है। सबस्ट्रेट का साइज हमारे पास क्या है? छोटा है। इस पर इसने क्या करना है? अमल करना है, यानी जो रिएक्शन में शामिल है। आगे क्या लिखा है? एक्टिव साइड की डेफिनेशन। एक्टिव साइड होती क्या है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़नी है। हमारे पास ये मुकम्मल क्या है? एंजाइम है। इसके ऊपर एक स्मॉल सा पोर्शन जो सा एक मखसूस है, किसके लिए? जिसके ऊपर रिएक्शन होता है, यानी सबस्ट्रेट आकर क्या होता है? अटैच होता है। इसे क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे एक्टिव साइड। इसे क्या नाम देंगे? एक्टिव साइड। तो एक्टिव साइड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक पार्ट, एक मखसूस पार्ट है ऑन द ग्लोबुलर सरफेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो सी ये ग्लोबुलर, ये गोलनुमाई तकरीबन शेप है। ग्लोबुलर सरफेस के ऊपर एक क्या है? मखसूस पार्ट है। किस लिहाज से? वेयर, जहां सबस्ट्रेट बाइंड, जहां सबस्ट्रेट आके क्या होगा? मिलेगा, यानी बाइंड होगा। तो ये इधर सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो रहा है। एंड एक्चुअली, और असल में टेक पार्ट इन रिएक्शन, और ये हिस्सा लेता है किसमें? रिएक्शन में। इज कॉल्ड एक्टिव साइड। उसे क्या नाम देंगे? एक्टिव साइड। तो एक्टिव साइड हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक पोर्शन है, या स्पेसिफिक हमारे पास क्या पार्ट है? किसके अंदर है? तो डेफिनेशन लिखने टाइम आपने इसी डायग्राम को माइंड में रखना है। सारा डायग्राम भी बनाकर आप शो कर देना, ये एक्टिव साइड है। स्पेसिफिक, एक मखसूस क्या पार्ट है? किसका पार्ट है? ये हमारे पास क्या? ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी एंजाइम। ग्लोबुलर एंजाइम, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ ग्लोबुलर एंजाइम वेयर, जहां सबस्ट्रेट आकर क्या हो रहा है? बाइंड। वेयर सबस्ट्रेट बाइंड। एंड, और क्या होगा? एक्चुअली, असल में टेक पार्ट, ये हिस्सा लेता है किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन, या रिएक्शन के अंदर इज कॉल्ड एक्टिव साइड। द एक्टिव साइड इज यूजुअली, एक्टिव साइड आमतौर पर वेरी स्मॉल पोर्शन, बहुत छोटा पोर्शन है किसका? एंजाइम का। तो ये एंजाइम का इधर मैंने कुछ थोड़ा बड़ा बना लिया। एंजाइम मुकम्मल के निस्बत इधर क्या है? छोटा एक पोर्शन है। एंजाइम का साइज बड़ा है लेकिन ये ऊपर क्या है? एक छोटा सा पोर्शन बना हुआ। तो ये बता रहा है एक्टिव साइड असल में क्या है? एक छोटा सा पोर्शन है। किसके ऊपर? एंजाइम के ऊपर। विच इज अ चार्ज बेरिंग। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इसके ऊपर चार्ज भी होता है। एक्टिव साइड पर भी क्या होता है? चार्ज होते हैं। चार्ज बेरिंग कैविटी। कैविटी किसे कहते हैं? खाली जगह। अगर इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच ना हो तो ये खाली पोर्शन है ना, पता? तो कैविटी का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है खाली स्पेस, जो सी हो, खाली जगह हो, उसे क्या नाम देते हैं? कैविटी। तो यही हमारे पास है। विच इज चार्ज बेरिंग, या चार्ज रखने वाली है क्या? कैविटी। हैविंग अ स्पेसिफिक शेप। तो एंजाइम की ये दो खुसूसियात आपने माइंड में रखनी है। इसके ऊपर चार्ज भी होते हैं और इसकी शेप क्या होती है? मखसूस होती है। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होगी? एंजाइम, एक्टिव साइड की। तो एक्टिव साइड हमारे पास क्या? स्मॉल पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन है किसका? ग्लोबुलर एंजाइम का। वेयर, जहां सबस्ट्रेट आकर क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। और ये क्या करता है? टेक पार्ट, यानी हिस्सा लेता है किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर। एक्टिव साइड स्मॉल पोर्शन है किसका? एंजाइम का। एंजाइम के ऊपर एक्चुअल में, यानी असल में एक स्मॉल पोर्शन है। तो
ये लिखा हुआ है स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम, जहां क्या है चार्ज है और उसकी शेप भी क्या है मखसूस है। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्टिव साइड का। एक्टिव साइड हैज टू पोर्शन, एक्टिव साइड के कितने पोर्शन है? दो पोर्शन, एक बाइंडिंग साइड, दूसरी कौन सी है? कैटालाइटिंग साइड। अगर हम फर्ज कर लें, इसे क्या कर दें खत्म कर दें, ये इतना हम फर्ज कर लें, ये दो वाली इसकी ये वाली स्पेस जो नजर आ रही है ये क्या इसकी बाइंडिंग साइड, क्या बाइंडिंग साइड, और ये जो सी दरमियान में जहां मैं कलर कर रहा हूं ये कौन सी है इसकी कैटालिटिक, यानी इधर इसने क्या करना है रिएक्शन को तेज करवाने में हल। तो दो पोर्शन होते हैं एक्टिव साइड के, एक क्या होता है बाइंडिंग साइड यानी जो सबस्ट्रेट को सिर्फ बाइंड कराएगी, उसका काम सिर्फ बाइंड कराना है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है कैटालिटिक, उसका काम है रिएक्शन को तेज करवाना है। तो एक पोर्शन कौन सा होगा हमारे पास? बाइंडिंग साइड, और एक क्या होगा? कैटालिटिक। तो ये एक्टिव साइड हैज टू पोर्शन, बाइंडिंग साइड एंड कैटालिटिक साइड। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अब असल में जो सा होता है क्या हमारे पास, ये क्या है? एक एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। तो मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं, ये क्या हमारे पास एंजाइम, एंजाइम। अब एंजाइम की ये वाला पोर्शन क्या है? एक्टिव साइड, एक्टिव साइड, और ये क्या हमारे पास? सबस्ट्रेट। अब असल में होता क्या है, ये जो सबस्ट्रेट या एक्टिव साइड के साथ आकर क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। जैसे ही करेगा एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो ये है। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? यानी एंजाइम है ये, और ये क्या हमारे पास? सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, उसे हम नाम दे देंगे ES कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दे देंगे? ES कॉम्प्लेक्स। ई का मतलब एंजाइम, एस का मतलब सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास क्या? एंजाइम और उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच है, तो ये क्या हो गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इधर रिएक्शन होगा, अब रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो अगली स्पेस में हमने इसे थोड़ा सा इधर से सेपरेट कर दिया, यानी प्रोडक्ट। एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, ये क्या हो गया? हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है, और ये क्या? प्रोडक्ट है। एंजाइम और प्रोडक्ट को इकट्ठे लिखेंगे तो यूं लिखेंगे EP, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, जब रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये हमारे पास है, जब रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब जो सा प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो सा दोनों हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या हमारे पास? प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएंगे? साइड पर हो जाएंगे। एंजाइम फिर दोबारा नए रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। बस ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है जो इसका काम करने का तरीका। सबसे पहले क्या हमारे पास एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइड पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक मखसूस होगा, वो एक्टिव साइड की शेप के मुताबिक उधर आकर बाइंड करेगा। तो हमने पढ़ा था हर रिएक्शन का एंजाइम क्या होता है? मखसूस होता है। तो इधर भी जो सा हमारे पास सबस्ट्रेट आएगा वो मखसूस ही आएगा। तो वो आकर इधर क्या करेगा? बाइंड करेगा। उसके बाद एक हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल गए, उसे क्या नाम देंगे? ES कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे क्या नाम देंगे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद प्रोडक्ट अलग हो गए, एंजाइम अलग हो गए। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है इसका। तो इसी को हम इधर देखते हैं। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जो सा सबस्ट्रेट होगा ये क्या होगा? मखसूस होगा। मॉलिक्यूल टेम्परेरी, टेम्परेरी यानी आर्जी तौर पर, क्योंकि ये बाद में अलग भी तो हो रहा है। इधर देखिए आर्जी तौर पर अटैच हुआ, इधर एंड में क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो यही बता रहा है स्पेसिफिक जो सा सबस्ट्रेट हर एंजाइम का क्या होता है? मखसूस होता है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टेम्परेरी आर्जी तौर पर बाइंड करेगा किसकी जगह? एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइड पर। तो जैसे ही बाइंड करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? ES कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म क्या बना लेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ES कॉम्प्लेक्स। तो क्या बना लेगा? एंजाइम यानी ES कॉम्प्लेक्स। ये सारी जो सी इधर लिखी हुई है, ये जितना भी मैंने इधर लिखा हुआ है, ये सारा आप डायग्राम को अपने माइंड में एक बार अच्छे से समझकर भी लिख सकते हो। हमारे पास क्या है? एंजाइम और सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है ये क्या होता है? मखसूस। तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करेगा? बाइंड करेगा, और करेगा भी आर्जी तौर पर। तो इसलिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टेम्परेरी बाइंडिंग किसके साथ करेगा? एक्टिव साइड। एक्टिव साइड किसकी है? एंजाइम की। तो यही तो लिखा हुआ है, एक्टिव साइड टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। जैसे ही बाइंड करेगा तो क्या बन जाएगा? ES कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म बना देगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ES
कंप्लेक्स हो गया। वंस द ES कंप्लेक्स, अब क्या हो गया हमारे पास, एक दफा ES कंप्लेक्स बन गया, अब रिएक्शन होगा, एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन, कैटालाइज का मतलब क्या आता है, स्पीड अप, एंजाइम रिएक्शन को क्या कर देगा, तेज कर देगा, टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर, इनटू प्रोडक्ट, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर, थस कन्वर्टिंग द ES कंप्लेक्स, इसने असल में ES कंप्लेक्स को EP कंप्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स को एंजाइम प्रोडक्ट कंप्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, ES कंप्लेक्स टू द एंजाइम प्रोडक्ट EPA कंप्लेक्स। अब उसके बाद क्या होगा, फाइनली आखिर में क्या होगा, हमारे पास जो सा प्रोडक्ट वो अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, फाइनली EP कंप्लेक्स ब्रेकअप, EP कंप्लेक्स टूट जाएगा इनटू, किसके अंदर टूटा, प्रोडक्ट और एंजाइम के अंदर, ये एक प्रोडक्ट और एक एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम एक साइड पर हो गया और प्रोडक्ट साइड पर हो गया। सिर्फ ये एक डायग्राम है, इसी को डायग्राम भी इसमें लाजमी बनानी है, आपने सिर्फ डायग्राम माइंड में रखनी है, उसे अच्छे से समझो और डायग्राम के बाद आप सारी थ्योरीज की लिख सकते हो। तो एक बार फिर देख लो, हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक, यानी सबस्ट्रेट हमेशा स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करेगा, टेम्परेरी बाइंड, आरसी तौर पर क्या करेगा, बाइंड करेगा, टेम्परेरी बाइंड टू द, किसके साथ करेगा, एक्टिव साइड, किसकी एक्टिव साइड होती है, एंजाइम की, टेम्परेरी बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, जैसे ही बाइंड करेगा टू फॉर्म, क्या बना देगा, ये बना रहा है ES कंप्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स इज फॉर्म, जब ये बन गया तो एंजाइम क्या करेगा, कैटालाइज यानी स्पीड अप करेगा रिएक्शन, एंड देन कन्वर्ट टू द ES complex into EP complex, तो एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, और असल में कन्वर्ट किसे करा, ES कंप्लेक्स को EP कंप्लेक्स में। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो सा EP कंप्लेक्स वो टूट जाएगा, यानी दोनों प्रोडक्ट इससे अलग हो रहे हैं, कंप्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट का लिंक आपस में क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, टूट रहा है, तो ये देखो प्रोडक्ट अलग हो गए, एंजाइम अलग, तो EP कंप्लेक्स दो चीजों में टूटी, E और P में, यानी एंजाइम और जो सा हमारे पास P यानी प्रोडक्ट में। बहुत सिंपल और सबसे इजी है, सिर्फ डायग्राम की तरफ हमने देखा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की जो सी लास्ट लाइन एक रह गई थी, जो हमारे पास एंजाइम अलग हो जाएगा ना, वो दोबारा फिर क्या होगा, यूज होगा, यही लास्ट लाइन में लिखा, द एंजाइम मॉलिक्यूल रिमेन अनचेंज, जो सा रिएक्शन के एंड में एंजाइम अलग हुआ प्रोडक्ट से, वो क्या रहेगा, अनचेंज, यानी जैसे पहला था रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले वैसे का वैसे ही है वो, तो यही लिखा हुआ, द एंजाइम मॉलिक्यूल रिमेन अनचेंज, कब होगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में भी ये क्या, अनचेंज, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तब्दीली सिर्फ सबस्ट्रेट में आई है, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो यही लिखा हुआ एंड इज अवेलेबल, ये अवेलेबल यानी मयसर होगा, अगेन इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े, फॉर द सेम रिएक्शन, इसी तरह के रिएक्शन को, सेम रिएक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि उनसे हर रिएक्शन का एंजाइम क्या होता है, मखसूस होता है, ये नहीं है कि कोई और एंजाइम के लिए, कोई और रिएक्शन के लिए ये एंजाइम यूज हो जाएगा, नहीं, हर रिएक्शन का एंजाइम क्या होता है, मखसूस होता है, इसलिए उसने लिखा अगर इसी रिएक्शन को दोबारा जरूरत पड़ी एंजाइम की, ये दोबारा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर जो अफेक्ट करें यानी असर करें एंजाइम एक्टिविटी, ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आ सकता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से शॉर्ट भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो हमारे पास जो है सेवरल इन्वायरमेंटल, कुछ चंद जो हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर है, फैक्टर असर कर रहे हैं, द रेट का मतलब इधर क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास रेट का मतलब स्पीड, एट विच एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रोसीड, उस स्पीड पर अफेक्ट करेंगे जिस स्पीड से रिएक्शन को क्या कर रहा था, प्रोसीड करवा रहा था एंजाइम। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर का सबसे पहले फैक्टर है। टेम्परेचर जो इंक्रीज जैसे जैसे होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक, एक महदूद तक, और टेम्परेचर जब इंक्रीज होता जाएगा तब तक रिएक्शन क्या होता जाएगा, तेज होता जाएगा।
लेकिन उस लिमिट से आगे अगर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हमने कर लिया तो टेम्परेचर जो सा हमारे पास रिएक्शन है वो मजीद इंक्रीज नहीं होगा। तो जिस तरह आपने सुने होंगे हर किसी की एक क्या होती है, लिमिट होती है, तो इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर की भी क्या है, एक लिमिट है। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन की जो सी स्पीड है इंक्रीज, द रेट ऑफ रिएक्शन, इधर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रिएक्शन की जो सी स्पीड इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड क्या आती है, इंक्रीज। आगे क्या लिखा, बट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, एक मखसूस लिमिट तक। ये नहीं है आपने टेम्परेचर बढ़ाई जाना है बढ़ाई जाना है बढ़ाई जाना है, तो रिएक्शन है तेज एक लिमिट तक होगा, आगे नहीं होगा। आगे रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि रिएक्शन जो सा एंजाइम है वो काम करने छोड़ देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आपने टेम्परेचर की ये लिखनी है, द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो स्पीड इंक्रीज होगी किसके साथ, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ज्यादा होने से। बट लेकिन आगे क्या है, अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, लेकिन स्पेसिफिक लिमिट तक रहना है, उससे ऊपर है नहीं जाना। आगे देखते हैं हम क्या लिखा है, ईच एंजाइम, हर एंजाइम वर्क बेस्ट, अच्छा काम करता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का दूसरा नाम नॉर्मल टेम्परेचर, यानी जो से जिस पर वो काम करेगा। तो हमारे पास ऑप्टिमम की डेफिनेशन क्या होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर की, ईच एंजाइम, हर एंजाइम वर्क बेस्ट, ईच एंजाइम वर्क बेस्ट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर पर, वो मखसूस टेम्परेचर एंजाइम का क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे हमने ह्यूमन की बात की थी, हमारे अंदर तकरीबन 37 इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो हमारे अंदर जितने भी एंजाइम है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास 37 सेल्सियस होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम, हमारे एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं। डिफरेंट एंजाइम हैव डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर, मुख्तलिफ एंजाइम का मुख्तलिफ क्या आता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ एंजाइम का क्या आता है, मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है। लेकिन हमारे अंदर जितने भी एंजाइम है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है। तो ये डिफरेंट एंजाइम हैज डिफरेंट, मुख्तलिफ एंजाइम का क्या, मुख्तलिफ ऑप्टिमम टेम्परेचर। एग्जाम्पल, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम, हमारे जितने भी एंजाइम है उसका कितना है, 36 से 38, ये उसने रेंज लिखी हुई है, यानी 36 से 38 तक वो क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट पॉइंट देखे तो वो 37 है, 36 भी ऑप्टिमम में आ जाता है, 38 भी, लेकिन जो सा एग्जैक्ट है वो क्या हमारे पास 37। तो यही लिखा हुआ हमारा जो सा टेम्परेचर है, हमारे जो सा एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कहां से कहां तक है, 36 से लेकर 38 तक, दरमियान में क्या आ रहा है, 37 भी तो आ रहा है, तो 37 एग्जैक्ट पॉइंट है। 36 पर भी नॉर्मल टेम्परेचर होगा हमारी बॉडी का, 38 पर भी और 37 पर भी। तो अगर ये तो हमने सेल्सियस में लिखा हुआ है, जो हम थर्मामीटर में चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट में, स्केल चेंज हुए पर है, तो फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो हमारे पास 97 98 तक जाकर ऑप्टिमम टेम्परेचर बनेगा। एनी इंक्रीज और डिक्रीज, अगर इसी रेंज से 36 से कम हो जाए या 38 से क्या आ जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये एनी इंक्रीज, कोई भी इंक्रीज यानी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, किसके अंदर, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, अफेक्ट असर करेगा रेट ऑफ एंजाइम, रेट यानी जो सा उसकी स्पीड है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक जो वो रिएक्शन जो एंजाइम से हो रहे हैं उसकी स्पीड पर क्या करेगा, असर करेगा। तो आगे हम देखते हैं कैसे करेगा, इफेक्ट ऑफ हाई एंड लो टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर हाई करेंगे और लो करेंगे ये रिएक्शन की स्पीड पर इफेक्ट कैसे करेगा। एट वेरी हाई टेम्परेचर, हमने बहुत सारा क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, एटम्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम मॉलिक्यूल के जो से एटम है वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेट, क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेट, यानी मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपनी जगह पर, मूव करना जो सा स्टार्ट करेंगे। ये बात याद रखें, जो सा एंजाइम है किससे बना हुआ है, प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारे पास क्या किससे बना हुआ, अमाइनो एसिड, तो सबसे पहले हमारे पास अमाइनो एसिड वगैरह भी क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर जितने एटम हमारे पास होंगे। अमाइनो एसिड का अगर देखें तो फार्मूला ये है, CCOOH, इधर R और इधर H और इधर क्या लिख दिया, NH2,
तो आप R बेशक नीचे कर लो, H ऊपर, इसको कुछ नहीं। ये अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बना हुआ है हमारे पास प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड के अंदर कितने एटम हैं, बहुत सारे एटम हैं। तो यही हमारे पास जो सा होता है, एटम क्या होते हैं, एटम आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दें अपनी जगह पर, यानी वाइब्रेट का मतलब क्या होता है, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब मूव करेंगे तो मूव, उस एनर्जी को क्या नाम देंगे, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, अगर मैं मूव कर रहा हूं तो वो मेरी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, यही लिखा हुआ है। एट वेरी हाई टेम्परेचर एटम्स ऑफ एंजाइम्स मॉलिक्यूल गेन, क्या गेन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल एग्जांपल ये है, जहां मैं कर रहा हूं, अगर इधर क्या हो जाए, आग लग जाए, यानी टेम्परेचर ज्यादा हो, तो मैं क्या करना स्टार्ट कर दूंगा, भागना स्टार्ट कर दूंगा, यानी मूव करना स्टार्ट कर दूंगा, मोशन में आ जाऊंगा, हरकत में। तो वो मेरी कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। तो इधर भी आपने यही कंसेप्ट माइंड में रखना है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर एटम्स ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल गेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ये होते हैं, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, हरकत करना। वो एनर्जी जो हरकत के दौरान, यानी हरकत की वजह से आए, उसे क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एंड स्टार्ट, और क्या कर देगा, स्टार्ट यानी वाइब्रेट, वाइब्रेटिंग यानी मूव करना स्टार्ट कर देगा, एक अपने पॉइंट पर इस तरह वाइब्रेट करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। वाइग्रेसली का मतलब होता है मुसलसल, मुसलसल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। सो इसी वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो सा इसका एंजाइम का गोल स्ट्रक्चर है, एंड एक्टिव साइड, और जो सी इसकी एक्टिव साइड है किसकी, एंजाइम की, इज द डैमेज, ये क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। एंड इट इज कॉल्ड डीनेचरेट, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर, यानी वो काम अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हुआ, जो से इसने वाइब्रेटिंग एनर्जी की अपनी जगह पर मूव करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो उसका जो सा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वो भी क्या हो गया, डिस्टर्ब यानी डैमेज हो गया, और एक्टिव साइड भी क्या होगी, डैमेज होगी, जिसकी वजह से एंजाइम ने काम करना क्या कर दिया। हमने जो सा देखा है वो है हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पर जो सा इसके एटम है वो वाइब्रेट करेंगे, और जो सा इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और जो सा एक्टिव साइड वो डैमेज हो जाएगी। अब एक कंडीशन है लो टेम्परेचर, अगर 36 से नीचे चले जाए तो उसका देखते हैं। लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर बहुत कम टेम्परेचर हो जाए, एंजाइम रिमेन इनएक्टिव, क्या रहेगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है जो काम ना कर रहा हो। ड्यू टू फॉल इन अवेलेबल एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो उसके पास अवेलेबल है, यानी बॉडी टेम्परेचर वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी उसे उतनी नहीं मिल रही। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, एंजाइम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, लेकिन इतनी कम हो जाती है कि बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर वो एक्टिवेशन एनर्जी जो सा एंजाइम को चाहिए वो बहुत होती है। यानी नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना है, 37 सेल्सियस, या आप कह सकते हो 36 कह सकते हो, या 38, ये 3 पॉइंट है, दरमियान वाला ज्यादा एग्जैक्ट पॉइंट है। तो इसी टेम्परेचर पर जो सा एंजाइम काम करता है, क्यों, क्योंकि ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी टेम्परेचर बहुत है। अगर टेम्परेचर इससे बहुत कम हो जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी उससे नहीं मिलेगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। जिस तरह अगर आपने किसी चीज को आग लगानी है, आग लगाने के लिए आपको माचिस की तीली से हल्की सी क्या आग देनी पड़ेगी, तो इसी को कंसेप्ट आपने याद रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही बता रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, वो उसकी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक एक्टिवेशन एनर्जी उसे नहीं मिल रही। तो यही बता रहा है, एट वेरी लो टेम्परेचर पर एंजाइम रिमेन इनएक्टिव, जो सा एंजाइम है क्या रहेगा, इनएक्टिव। क्यों, ड्यू टू फॉल इन अवेलेबल एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर कम हुआ, यानी टेम्परेचर कम हुआ तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम, क्योंकि टेम्परेचर अगर 37 पर था, यही टेम्परेचर जो सा है ना, ये इसे एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा था। अब टेम्परेचर क्या हो गया, कम, तो इसे एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या मिल रही है, कम। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम मिल रही है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। दे विल रीगेन देयर कैटालिटिक, तो ये क्या करेगा, देव विल रीगेन, अगर ये दोबारा गेन कर ले देयर कैटालिटिक एक्टिविटी व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर आर रिस्टोर्ड, जब नॉर्मल टेम्परेचर दोबारा आ जाएगा तो ये अपनी दोबारा कैटालिटिक नॉर्मल रिएक्शन वाली जो सा रिएक्शन को तेज करने वाला है, नॉर्मल इसका काम है, वो दोबारा ले लेगा। तो दे विल रीगेन, ये दोबारा ले लेगा देयर कैटालिटिक। कैटालिटिक का मतलब होता है स्पीड अप करना, एक्टिविटी यानी काम, स्पीड तेज करने वाला ये काम अपना क्या कर लेगा, दोबारा रीगेन कर लेगा, यानी दोबारा हासिल कर लेगा। व्हेन, कब, व्हेन मतलब जब नॉर्मल टेम्परेचर आर रिस्टोर्ड, जब नॉर्मल टेम्परेचर दोबारा आ जाएगा।
तो यही हमारे पास जो सा टेम्परेचर हमने पढ़ा, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए नॉर्मल से तब भी नुकसानदेह, जब कम हो जाए तब भी नुकसानदेह, एक रेंज में होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, दूसरा फैक्टर हमारे पास है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम का अभी हमने मतलब पढ़ा, ऑप्टिमम का मतलब होता है नॉर्मल, पीएच क्या होता है, पीएच हमारे दो लफ्ज से निकला, पी से यानी पावर, एच से यानी हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इससे पहले एक ये ग्राफ भी सच बना हुआ है हमारे पास, ये ग्राफ आपने लाजमी इसमें बनाने हैं। ये ग्राफ जो सा हमारे पास बना ये है टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर वाला ये मैंने ह्यूमन एंजाइम के रिलेटिव बनाया, तो हमारा जो सा नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 है और 36 या 38 के रेंज अबाउट, यानी इतनी रेंज में है। अब जो सा ये ग्राफ है, इधर लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, इधर क्या लिखा है टेम्परेचर। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है, इधर टेम्परेचर पहले 10 था तो जो सा रेट ऑफ रिएक्शन 0। अब इधर जाकर हमारे पास इस पॉइंट पर तकरीबन इस पर अगर यूं देखें तो टेम्परेचर हमारे पास 20 सेल्सियस और ये क्या हो गया 10 हो गया। तो इसी तरह हमारे पास जो सा रेट ऑफ रिएक्शन यानी इसकी स्पीड 20 पर आ गई, स्पीड 30 पर टेम्परेचर और 20 पर स्पीड आ गई। यानी जिस जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है स्पीड भी क्या हो रही है इंक्रीज। लेकिन इधर तक ये हमारे पास क्या हो गया एंड पॉइंट, इधर हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर यानी 30 और 40 के बिल्कुल इस जगह पर है, तो इस जगह पर आपको वो खुद ही पता चल जाएगा, इस पर क्या तकरीबन 37 सेल्सियस है। हमने इनके दरमियान 10-10 के गैप छोड़ा हुआ है ना, तो 30 और 40, और हमने ये वाली जो सी नॉर्मल लाइन लगाई है ये कहां लगाई है 40 के बिल्कुल करीब, तो 40 के बिल्कुल करीब ही 38 37 आता है। तो इसका मतलब ये 37 पर जाकर जो सी इसकी स्पीड क्या होगी मैक्सिमम, तो ये इसका क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यही टेम्परेचर 37 ग्राफ से हमने शो किया। अब 37 या 38, अब 37 38 से आगे जा रहा है, जो जो आगे टेम्परेचर जा रहा है यानी 40 पर आ गया तो स्पीड इसकी क्या होगी कम। ये देखो इधर 30 थी, इधर फर्ज कर लो कितने पर आ गया 38, इधर सॉरी किस पर आ गई 28 पर। अब कितने पर स्पीड आ गई 50 पर, तो इधर हमारे पास टेम्परेचर कितने पर आ गया 50 पर और स्पीड कितने पर 20 से भी कम। तो ये देखो जैसे जैसे मजीद इस नॉर्मल रेंज, ये उसकी रेंज है, इस रेंज से ये रेंज से जैसे जैसे टेम्परेचर आगे गया, वो रेंज कितनी है 37 38 सेल्सियस, उससे जैसे जैसे आगे गया तो हमारे पास जो सा ग्राफ है वो दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है कम हो रही है। इधर इस रेंज से पहले देखो तो जैसे जैसे हम आगे इधर से टेम्परेचर जा रहा था ये ग्राफ ऊपर को यानी रिएक्शन तेज हो रहा है, और उस लिमिट तक हुआ है। अब उसके बाद फिर नीचे आने लग गया। तो यही हमने पढ़ा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, पहली लाइन में इसी की हमने पढ़ा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा इंक्रीज होगा, बट लेकिन कब तक एक स्पेसिफिक रेंज तक, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इधर हमारे पास इस ग्राफ में क्या हो रहा है इतनी में लाइन में इंक्रीज, ये इंक्रीज को शो कर रही है क्योंकि ऊपर को जा रही है, अब इधर नीचे को आ रही है तो ये क्या कर रही है डिक्रीज, तो ये क्या हमारे पास डिक्रीज है। उसके बाद क्या हमारे पास पीएच पर हम थे अभी, पीएच हमारे पास पीएच का मुकम्मल फॉर्म होती है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हम इधर बना लेते हैं पीएच हमारे पास दरअसल एक क्या स्केल है, तो हम इधर क्या कर लेते हैं इसे बना लेते हैं। हमारे पास एक क्या होता है स्केल, और ये कितना होता है हमारे पास 1 से लेकर 14 तक वैसा होता है। अगर मैं मिड कर दूं तो ये 7 यानी 1 से 7 और 7 से आगे 14, टोटल इसकी रेंज कितनी है 14 तक। जैसे हमारे पास टेम्परेचर को चेक करने के लिए एक स्केल या एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे थर्मोमीटर कहते हैं, इसी तरह किसी चीज की एसिड और बेस को चेक करने के लिए एक स्केल यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं पीएच। पीएच की मुकम्मल फॉर्म, और ये याद रखना पी और एच दोनों कैपिटल लिखने, अक्सर स्टूडेंट एच स्मॉल लिखते हैं गलत हो जाएगा। पी का मतलब क्या होगा पावर, पी का मतलब क्या आ जाएगा पावर, एच का मतलब क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये वो शो करता है, पीएच एक ऐसा स्केल है जो किसी चीज के एसिड और बेस को क्या करता है शो करता है। अब ये याद रखना अगर 1 से 7 तक की रेंज होगी इसमें जो भी आ जाएगा वो क्या होगा एसिड होगा, और 7 से आगे जो होगा 8 तक वो क्या होगा हमारे पास बेस, वो क्या होगा हमारे पास बेस होगा। और जो सा जो जो 1 पर एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी ये भी याद रखना, 2 पर क्या होगी 1 की निस्बत कम, 3 पर 2 की निस्बत जो सा 3 पर कम होगी।
जूं जूं हम 4 पर जाएंगे एसिडिटी कम, 5 पर कम, 6 6 पर और कम एसिडिटी, 7 पर जाकर क्या आ जाएगा न्यूट्रल, 7 पर क्या आ जाएगा न्यूट्रल। अगर किसी का 7 आ जाए पीएच स्केल पर, रेंज उसकी 7 आ जाए किसी भी चीज की, तो वो क्या होगा न्यूट्रल, ना एसिड होगा ना बेस, वो क्या होगा हमारे पास न्यूट्रल। तो फिर देख लें, अगर हम 1 पर होंगे तो एसिडिटी ज्यादा, 2 पर जाएंगे उसकी निस्बत कम होगी, 3 पर और कम, 4 पर और कम, 5 पर और कम, 6 पर और कम, और 7 पर न्यूट्रल यानी नॉर्मल, ना एसिड है ना बेस। आपने देखा ना, इधर हम जा रहे हैं कहां, 7 की तरफ, तो इधर हमारे पास एसिडिटी कम होती जाएगी, 1 पर एसिडिटी ज्यादा होगी। अगर किसी भी सॉल्यूशन किसी भी चीज की एसिडिटी pH 1 आ जाए, pH 1 लिखियो तो वो बहुत ज्यादा एसिड होगा, अगर 2 लिखियो तो वो 1 की निस्बत क्या होगा, कम एसिडिटी, 3 पर और कम एसिडिटी होगी, 4 पर और कम, 5 पर और कम, और 6 पर और कम, 7 पर क्या हो जाएगा न्यूट्रल। अब 7 के बाद हमारे पास क्या बेस, आगे क्या बेस, 8 9 10 11, अब हमारे पास क्या आगे क्या लिखा हुआ, 8 9 10 11 12 13 14। अब जूं जूं आगे जाते जाएंगे बेस इंक्रीज होती जाएगी। अब इधर बेस क्या है, कम, इधर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे, तो यानी 14 पर सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो किसी की वैल्यू की आ जाए 8 7 से अबव आ जाए वो बेस होगा, 7 से कम आ जाए और एसिड। तो यही हमने आगे देखना, हमारे पास लिखा हुआ, और ये याद रखना, ये अपने एक नॉर्मल पीएच। टेम्परेचर की तो हमने रेंज पढ़ी थी ना, रेंज हमारे पास कितनी है टेम्परेचर की, 36 से 38 सेल्सियस तक, इतनी रेंज है, यानी इतनी रेंज को ये बर्दाश्त कर लेता है। तो जो सा पीएच है ये इसका एक एग्जैक्ट पॉइंट है, उससे थोड़ी सी भी स्लाइटली भी चेंज हुई तो वो एंजाइम काम करना छोड़ देगा। टेम्परेचर अगर थोड़ा सा 36 है 38 इसी के दरमियान रेंज को कवर कर लेता है, लेकिन पीएच अगर फर्ज कर लो पीएच किसी की 2 है तो पीएच 2 ही होनी चाहिए, 2 से 3 नहीं हो, 3 होगी तो वो क्या हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। तो हमारे पास क्या है, ऑप्टिमम पीएच, जो सी इसकी नॉर्मल पीएच है, पीएच ऑफ मीडियम, मीडियम की जो सी पीएच है अफेक्ट द एंजाइम फंक्शन, एंजाइम के फंक्शन पर क्या करती है, असर करती है। अब मीडियम कैसे किसे कहते हैं, जो से उसके इर्द गिर्द जहां एंजाइम है ना उसके इर्द गिर्द जो चीज है जैसी पीएच है वो उसके ऊपर अफेक्ट करेगी। जैसे मैं कर रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द क्या है, एयर है, अब एयर मेरे ऊपर क्या कर रही है, एयर मेरे लिए मेरा क्या कहलाएगी, मीडियम कहलाएगी। अगर एयर में चेंजिंग आ गई, यानी एयर हमारी क्या होगी, ज्यादा पोल्यूटेड होगी, आलूदा होगी, तो मेरे ऊपर अफेक्ट करेगी ना। तो इसी तरह जैसे हम पानी को ले ले, पानी अब क्या है, जो सी मछलियां उसके लिए एक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, इक्वेटिक मीडियम। अगर पानी पोल्यूटेड हो गया तो वो मछलियों के ऊपर भी क्या करेगा, इफेक्ट। तो इसी तरह जो सा एंजाइम का मीडियम है, जहां एंजाइम पाया जा रहा है उसकी पीएच अगर क्या हो, वो असर करती है किसके ऊपर, एंजाइम के फंक्शन में। अगर वही चेंज होगी पीएच तो वो क्या करेगी, असर करेगी उसके ऊपर, कि किसके ऊपर, उसके काम के ऊपर। पीएच ऑफ मीडियम अफेक्ट द एंजाइम फंक्शनिंग, फंक्शन एंजाइम के फंक्शन पर असर करती है। ईच एंजाइम परफॉर्म बेस्ट, हर एंजाइम परफॉर्म करेगा बेस्ट किस पर, एक स्पेसिफिक पीएच पर। जिस तरह एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का पर है, इसी तरह एक स्पेसिफिक पीएच। ईच एंजाइम परफॉर्म, हर एंजाइम क्या करता है, सरंजाम देता है बेस्ट एट अ स्पेसिफिक पीएच, एक मखसूस पीएच, तो उसे क्या नाम देंगे, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम या नाम देंगे उसे नॉर्मल पीएच भी कह सकते हैं। अब ये जो सी पीएच होती है ना, ये हर एंजाइम के मुख्तलिफ, अगर हम अपनी बात करें ना, हमारे अंदर हर एंजाइम के क्या होगी, मुख्तलिफ रखती है। जो सी पीएच हर लेवल पर, हर ऑर्गन पर क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। स्लाइटली चेंज, हल्की सी चेंज आ जाए किसके अंदर, पीएच ऑफ रेक्टिंग मीडियम, जहां रेक्टिंग यानी जहां रेक्टेंट ने रेक्ट करना है उस मीडियम में, बिलो या क्या हो जाए, कम हो जाए, या क्या हो जाए, अबव द ऑप्टिमम पीएच, पीएच ऑप्टिमम पीएच से या कम हो जाए या ज्यादा, हल्की सी भी, स्लाइटली का मतलब हल्की सी भी। रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिड्यूस का मतलब क्या आ जाएगा, कम करना, तो ये कम कर देगा क्या, रेट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यही लिखा स्लाइटली चेंज, हल्की सी चेंजिंग आ जाए इन पीएच ऑफ रेक्टिंग मीडियम, जहां रेक्टेंट ने रेक्ट करना है यानी सबस्ट्रेट ने रेक्ट करना है, बिलो या कम हो जाए या क्या आ जाए, अबव हो जाए। ऑप्टिमम पीएच रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो सा रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड है उसको वो क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। बेशक ज्यादा पीएच हो या कम, अपने पॉइंट से ना हिले, अगर अपने पॉइंट से हिली तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सट्रीम चेंज, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अब ऊपर तो उसने बताया हल्का सा अगर चेंज होगा तो क्या होगा,
एक्सट्रीम चेंज इन पीएच डीनेचर नहीं, अगर ज्यादा चेंजिंग आए तो क्या हो जाएगा डीनेचर, हल्की सी भी चेंजिंग हुई तो वो क्या हो जाएगी स्पीड कम हो जाएगी, अगर ज्यादा चेंज आ गई तो एंजाइम क्या हो जाएगा डीनेचर यानी काम करना क्या कर देगा छोड़ देगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या एग्जाम्पल, दो एंजाइम है पेप्सिन और ट्रेप्सिन। मैंने आपको बताया था पेप्सिन का आपने पी से याद रखना, पी से पेप्सिन, पी से क्या होगा प्रोटीन, तो ये क्या हमारे पास पेप्सिन, पी से क्या बन गया हमारे पास प्रोटीन। तो ये वो एंजाइम है जो किसे डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और हमने इसी तरह याद रखा है इसका एक भाई है पेप्सिन का, उसे हमने नाम दिया हुआ ट्रेप्सिन। क्या नाम दिया हुआ है ट्रेप्सिन। तो अगर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है तो ट्रेप्सिन भी किसे डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। तो ये दोनों कौन से डाइजेस्टिंग एंजाइम, बस यूं याद है पेप्सिन, पेप्सिन के पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। पेप्सिन का एक भाई है जिसका क्या नाम है ट्रेप्सिन, मिलते जुलते नाम रखते हैं ना भाई होंगे, तो इधर भी ट्रेप्सिन यानी उसका भाई है और ये भी किसे डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। हमारे पास लिखा है पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये कौन से हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। तो ये लिखा पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, हमने यही याद रखा पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, ट्रेप्सिन इसका भाई वो भी क्या प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, बोथ आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन परफॉर्म, पेप्सिन काम करता है बेस्ट इन एसिडिक मीडियम। अब देखो पेप्सिन का जो सा मीडियम है वो एसिडिक, यानी ये 7 से नीचे स्केल में 1 से 7 तक कोई रेंज में करेगा, कितनी में कर रहा है इन स्टमिक, किस में करेगा स्टमिक में एट 2 pH, कितनी pH में 2 pH। अब 2 देखो 2 तो 1 के करीब है यानी बहुत ज्यादा pH है, 1 पर तो बहुत ज्यादा, 2 बहुत ज्यादा pH है, तो इतनी pH पर करता है, ये हमारे स्टमिक के अंदर होता है। अगर यही जो सा हमारे पास एसिड है, एसिड को यूं तजाबियत भी कहते हैं, अगर स्टमिक वाला वही एसिड अगर हम अपनी स्किन पर आकर इधर फेंके तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी जल जाएगी, इतना ये तेज है। लेकिन हमारे स्टमिक को नुकसान, स्टमक की भी तो आगे दीवार है ना, उसे क्यों नहीं नुकसान देता है, उसके अंदर एक कवरिंग है, म्यूकस की एक बनी हुई कवरिंग है जिसने स्टमक की दीवारों को महफूज किया हुआ है। हम इधर बना लेते हैं स्टमक का, हम इधर बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या है स्टमक यानी मैदा, तो ये क्या हमारे पास मैदा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है एसिड, कौन सा एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड होने की वजह से ये इतना तेज एसिड है, हमने पढ़ा कि इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, पीएच हमने 2 रखनी है, पीएच 2 पर एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। जब एसिडिटी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी तो ये क्या होगा हमारे पास, अगर मैंने कहा इतना तेज होता है, अगर भी हम एसिड अपनी स्किन पर डालें तो स्किन इधर से क्या हो जाएगी जल जाएगी। लेकिन ये स्टमक की दीवारों को क्यों नहीं जला रहा, क्योंकि इधर एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग म्यूकस की होती है जो ये एसिड को इन दीवारों से टच नहीं होने देती। अब दूसरा क्या इसके अंदर एंजाइम है, एंजाइम कौन सा है हमारे पास पेप्सिन, तो पेप्सिन कितने पीएच पर कर रहा है 2 पर, तो 2 पर ही ये क्या करेगा काम करेगा। बाज़ औक़ात इसकी पीएच क्या हो जाती है ज्यादा, इससे भी ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं एसिडिटी होगी, तो फिर हम उसके लिए मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं जो इसकी पीएच इसके सेंट पॉइंट पर ले आती है। आगे हमारे पास लिखा है वेयर ट्रेप्सिन। अब ट्रेप्सिन जो सा इसका भाई है वो क्या करता है, ट्रेप्सिन परफॉर्म बेस्ट इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है बेस, तो पेप्सिन किस मीडियम पर काम करता है बेस वाले मीडियम पर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कहां करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन पर। तो आगे इसके आगे छोटी आंत आ जाती है, उसे क्या नाम देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, यूं बनी होती है हमारे पास आंत, तो ये क्या आ गई हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें जो सा एंजाइम काम करेगा वो क्या ट्रेप्सिन, और इधर का मीडियम अब क्या होना चाहिए अल्कलाइन या बेस, वो कितना है 8 pH, तो 8 pH पर क्या होता है 7 से अबव है, इधर क्या होगा हमारे पास 8 pH अल्कलाइन यानी बेस होगा, तो इसका नॉर्मल pH यही है। ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, पहले उसने ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये जो सा ग्राफ है इस पर देखो उसकी स्पीड किस पर मैक्सिमम हो रही है, ये इस पॉइंट पर, अगर नीचे देखे तो 2 है यानी 2 pH पर। अब इसमें देखे तो इसमें उसकी स्पीड किस पर हो रही है 8 पर, आपने ये वाला जो सा पॉइंट है ये एग्जैक्ट बनाना है 8 पर, और इधर भी किस पर बनाना है 2 पर, क्योंकि ये इसका ऑप्टिमम क्या है pH 2 पर, इसका ऑप्टिमम क्या
ऑप्टिमम पीएच पर इसका रिएक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पहला फैक्टर हम देखने लगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट की मिकदार। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, यानी सबस्ट्रेट की मिकदार का क्या इफेक्ट होगा। अब सबस्ट्रेट क्या है ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम, और एंजाइम के साथ इधर जो चीज आकर रिएक्ट करेगी वो क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। यानी जो चीज जिस सब्सटेंस ने प्रोडक्ट में चेंज होना उसे सबस्ट्रेट नाम देंगे। तो हमारे पास सबस्ट्रेट की मिकदार को देखना है, वो कहता है जैसे जैसे एंजाइम की मिकदार हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो सबस्ट्रेट अगर ज्यादा करते जाएंगे तो रिएक्शन ज्यादा होता जाएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एंजाइम क्या हो जाएंगे, हमारे पास मुकम्मल हो जाएंगे। हम इधर बनाकर देख लेते हैं, हमारे पास फर्ज कर लो इधर ही लिख लें, हमारे पास एंजाइम है 10, इधर मैं ई लिख रहा हूं, ई का मतलब एंजाइम, और इधर क्या लिख रहा हूं, सबस्ट्रेट। तो जिस जगह पर रिएक्शन होना है उस जगह पर 10 एंजाइम मौजूद है। अब इधर सबस्ट्रेट मौजूद है 3, तो एंजाइम की मिकदार अभी ज्यादा ही है। तो अगर हमने एंजाइम की मिकदार सबस्ट्रेट की मिकदार ज्यादा कर दी, और कितनी कर दी, 4 कर दी, रिएक्शन तेज हो गया पहले की निस्बत। उठा अगर हम सबस्ट्रेट और ऐड करते गए 6 होगी, रिएक्शन क्या हो रहा है, तेज। यानी सबस्ट्रेट की मिकदार ज्यादा कर रहे हैं तो जो सा हमारे पास रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब हमने कितनी कर दी, 8 कर दी सबस्ट्रेट की मिकदार, यानी और ऐड करते गए सबस्ट्रेट, रिएक्शन तेज हो जा रहा है। फिर हमने क्या किया, 10 कर दी, रिएक्शन मजीद पीछे वाले से क्या हो गया, ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब हमने क्या कर दी, 11 कर दी, सबस्ट्रेट की मिकदार एंजाइम की मिकदार से क्या होगी, ज्यादा। अब रिएक्शन तेज नहीं होगा, अब कांस्टेंट होगा, जितना पहले था उतना ही चल रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास एंजाइम ही 10 है, जब एंजाइम 10 है तो आगे प्रोडक्ट भी कितने मिलेंगे हमारे पास, 10 ने। अगर हम बेशक इधर कितने लिख दें, 12 लिख दें, 13 लिख दें, जितने मर्जी इंक्रीज करते जाएंगे प्रोडक्ट हमें कितने, 10 नहीं मिलते जाएंगे, प्रोडक्ट 10 नहीं मिलते जाएंगे। यानी स्पीड उसकी उतनी है, स्पीड आगे चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो गई है, यानी सेम है, डिक्रीज भी नहीं हो रही, क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन, और ये क्या हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। इधर हमने एंजाइम की मिकदार क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा करे जा रहे हैं, और ये इसीलिए ग्राफ इधर से यूं जा रहा है आगे की तरफ। ये लाइन आगे की तरफ अगर जा रही है ना यूं इस डायरेक्शन में, तो ये जाहिर कर रही है सबस्ट्रेट की मिकदार हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा। ऊपर को जो जा रही है ये जाहिर कर रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की स्पीड। अब देखो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर वो क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी सेम, मजीद ऊपर को लाइन नहीं जा रही। अब ये इस तरह मजीद जाएगी सीधी, यानी सबस्ट्रेट सीधी लाइन मैंने कहा शो करी, सबस्ट्रेट की मिकदार ज्यादा हो रही है, लेकिन ये अपर नहीं जा रही। ऊपर अगर जाती तो हमें पता चलता रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब इधर रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, तो रिएक्शन की स्पीड इस पॉइंट पर आकर क्या होगी, सेम होगी। तो यही हमने पढ़ना है, एंजाइम अगर ज्यादा हुआ है तो सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा मजीद सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सा रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी रिएक्शन की स्पीड, वो क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी, पहले 10 थे, सबस्ट्रेट कम थे, सबस्ट्रेट ऐड करते गए रिएक्शन ज्यादा होता गया। लेकिन जो सा सबस्ट्रेट की मिकदार जो ही एंजाइम की मिकदार से ज्यादा होगी, 13 होगी, आगे हम 17 कर लेते हैं, लेकिन जो सा प्रोडक्ट यानी जो सा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास सेम ही है, यानी प्रोडक्ट के नंबर हमें 10 नहीं मिल रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है इन द प्रेजेंट ऑफ इनफ। इनफ का मतलब क्या होगा, ज्यादा। पहले हमने इधर 10 थे तो सबस्ट्रेट 4 या 3 लिखे थे ना, वो एंजाइम की मिकदार ज्यादा थी। इन द प्रेजेंट यानी मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, इनफ एंजाइम मॉलिक्यूल, किस जगह पर जहां रिएक्शन होना है, एट द रिएक्शन साइड, रिएक्शन वाली जगह पर एंजाइम का ज्यादा मौजूदगी में द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट का मतलब होता है स्पीड, इधर लिया जा रहा है, हमारे इधर रेट का मतलब स्पीड लिया जा रहा है। जो रिएक्शन की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल, जो से सबस्ट्रेट अवेलेबल। इसका क्या मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल यूं होता है, यानी एक चीज इंक्रीज तो दूसरी इंक्रीज, यानी हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, रिएक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे हमने इधर 4 लिखा तो रिएक्शन भी क्या हो गया, हमारे पास ज्यादा हो गया। अगर हमने 5 लिखा रिएक्शन ज्यादा हो गया, यानी वो कह रहे हैं जब सबस्ट्रेट एंजाइम की मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी किस जगह पर जहां रिएक्शन हो रहा है, तो जो सा हमारे पास
रिएक्शन की स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो है हमारे पास सबस्ट्रेट के अवेलेबल यानी सबस्ट्रेट की मिकदार के। जितने सबस्ट्रेट ज्यादा होते जाएंगे जो सा रिएक्शन है वो तेज होता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट तक। आगे लिखा होगा सो द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज। रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम है उसे एंजाइमेटिक रिएक्शन कहते हैं। इंक्रीज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक। वो लिमिट हमने इधर फिक्स की हुई है कितनी है, वो 10 है एंजाइम की, तो इधर तक। सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड, एक्टिव साइड सैचुरेशन का लफ्ज निकला सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है मजीद उसमें कोई चीज ऐड नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास एक गिलास है, गिलास के अंदर अब हमने उसे पानी से फिल कर दिया, वो क्या हो गया सैचुरेटेड। अब उसके अंदर मजीद जो सा पानी ऐड नहीं होगा। तो इधर भी हमारे पास सैचुरेटेड का मतलब इधर जो सा हमारे पास सबस्ट्रेट की मिकदार कितनी कर दी 17। जो सी एक्टिव साइड है वो 10 की 10 क्या होगी सैचुरेटेड यानी क्या होगी कवर होगी, इसीलिए प्रोडक्ट आगे नहीं बना। अगर मैं इधर 10 लिख लूं तो ये देखो 10 सबस्ट्रेट ने 10 एंजाइम के एक्टिव साइड को क्या कर लिया ऑक्यूपाई यानी कवर कर लिया। अब 10 के 10 एंजाइम क्या हो गए सैचुरेटेड हो गए, सैचुरेशन इसी का है। अगर हम इसे मजीद ऐड करते जाएं तो वो प्रोडक्ट यानी जो सी रिएक्शन की स्पीड है वो सेम रहेगी, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइड क्या होगी सैचुरेटेड, मुकम्मल फिल होगी। तो यही हमारे पास लिखा हुआ आफ्टर दैट अ पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट आएगा When further increase in substrate concentration, जब मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ऐड करते जाएंगे, will have no effect on the rate of enzymatic reaction। तो रेट का मतलब स्पीड, एंजाइमेटिक रिएक्शन यानी जिसमें एंजाइम मौजूद हो, तो वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम मौजूद हो उसका जो सी स्पीड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्ज कर लो ये हमारे पास कितने हैं एंजाइम 10 है, इसमें से एक एंजाइम ने अपना प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दिया, तो वही जो सा इधर एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट होगा वो इधर आ जाएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट हमें 10 नहीं मिलेंगे क्या। तो इधर हमारे पास जो सा एंजाइम है वो कितने हैं 10 ही हैं, तो इधर प्रोडक्ट भी कितने मिल रहे हैं हमें 10 के ही मिल रहे हैं। अगर एक खाली हो रही है ना एक ही एक्टिव साइड तो नया सबस्ट्रेट जाकर अटैच हो जाता है, फिर भी प्रोडक्ट 10 से मिल रहे हैं। आगे हमारे पास जो सा प्रोडक्ट है वो क्या सेम है, तो यही हमारे पास लिखा हुआ है जो सा उसका स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट, ये किसकी वजह से हो रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है किसके अंदर इन द मीडियम, उस मीडियम में जहां एंजाइम है, विच हैव ऑक्यूपाइड जिसने घेरी कवर की हुई है यानी बैठे हुए हैं ऑक्यूपाई किया हुआ ऑल एक्टिव साइड ऑफ द एक्टिव अवेलेबल एंजाइम, उन्होंने तमाम अवेलेबल एंजाइम की जगह को क्या कर लिया कवर कर लिया। अवेलेबल एंजाइम मॉलिक्यूल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड। तो वो सैचुरेशन एक्टिव साइड किसे कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आएगा मजीद सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो उसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी तमाम की तमाम एक्टिव साइड क्या होगी कवर होगी और मजीद स्पेस नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में ये वो क्या हो गया सैचुरेटेड। जैसे हमारे पास गिलास है, गिलास के अंदर हमने पानी डाल लिया, अब पानी गिलास क्या हो गया फिल हो गया पानी से, मजीद उसके अंदर पानी नहीं जा सकता, अब वो क्या हो गया सैचुरेटेड हो गया, गिलास सैचुरेशन हो गया। तो इधर एक्टिव साइड भी क्या होगी 10 के 10 एंजाइम की क्या होगी सैचुरेटेड। आगे हमारे पास दो डेफिनेशन है, इनहिबिटर और एक्टिवेटर। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना, एक्टिवेटर का मतलब होता है स्टार्ट करवाना। इनहिबिटर और मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है प्रोड्यूस इन द सेल, या तो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और इंटर इनटू द सेल फ्रॉम आउटसाइड, या सेल के बाहर है लेकिन बाहर सेल के अंदर आ रहा है। इसका काम क्या होगा, इनहिबिटर का काम होता है रोकना, तो ये है स्टॉप द एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें एंजाइम यूज हो रहा है उस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। तो इनहिबिटर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो सेल में बनता है या सेल से बाहर बनता है लेकिन सेल के अंदर इंटर हो जाता है और बाद में वो क्या करता है एंजाइमेटिक रिएक्शन को क्या कर देता है रोक देता है। आगे हमारे पास किसकी है एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर का क्या काम है, एक्टिवेटर का काम है रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है। एक्टिवेटर आर मॉलिक्यूल दैट इंक्रीज, तो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ऊपर वाला स्टॉप कर रहा है नीचे वाला इंक्रीज। तो ये जो से हमने आज पढ़ी है ना ये हमारे पास है कि फैक्टर अफेक्ट द एंजाइमेटिक रिएक्शन, और इससे पहले मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन भी पढ़ा। जो सा फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्शन है ना एंजाइम के ऊपर जो सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये लॉन्ग में आ सकता है। आपने इन सब के साथ जो सा ग्राफ है बने हुए वो भी लाजमी बनाने हैं और ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।